नए निदेशक डॉक्टर यूसी रे साहब, इस समारोह के अध्यक्ष इंजीनियर प्रधान ज्वाला प्रसाद जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर ए के सिन्हा जी, सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, सिन्हा जी, डॉक्टर जी के चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे कई गुरुजन, मेरे साथ या मेरे आगे पीछे पढ़े हुए मेरे दोस्तों और आज यहाँ उपस्थित इन दिनों के छात्र छात्राओं, जो हमारा बहुत पुराना साथी है, मैं यही कह सकता हूं कि उसके स्वभाव में और तेवर में, दोनों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। तो ये देख करके मुझको खुशी होती है। और जब इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार हम लोगों ने आंदोलन किया था, छात्र आंदोलन था, तो उसमें अफजल ने और उसके बैच के साथियों ने बहुत डट कर हिस्सा लिया था। जितना समर्थन हमारे आंदोलन को हमारे बैचमेट्स का था, कहीं उससे ज्यादा समर्थन अफजल के बैचमेट्स का था। और ठीक कहा इन्होंने, उससे थोड़ा थोड़ा मेरा भी राजनीति की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अचेतन में, सोच समझ कर नहीं, या अवचेतन कहिए, सब कॉन्शस में। अब वो तो बीते दिनों की बात हो गई, लेकिन हमने इनकी बात का इसलिए उदाहरण दिया और उनका उल्लेख किया है कि एक बात उन्होंने सही समय पर याद दिलाई, और वह यहाँ के कैंटीन के संबंध में। अभी जब लाइब्रेरी बिल्डिंग का उद्घाटन करने हम जा रहे थे, तो उस समय मेरी नजर पड़ी, लेकिन उसमें ताला लटका हुआ था। तो लौटते वक्त हमने पूछा कि भाई ये कैंटीन बंद है क्या? क्योंकि कैंटीन से मेरा बड़ा भावनात्मक संबंध है, इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंटीन से। आप चाहे इस कॉलेज में जितना कुछ करना हो उतना कीजिए, लेकिन कैंटीन को चलाते रहिए। क्योंकि हमारे उस समय के टीचर्स लोग जानते हैं कि मेरा वक्त क्लासरूम से ज्यादा कैंटीन में बीतता था। तो कैंटीन की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अब हम लोगों के समय में कोई कैंपस सिलेक्शन का कंसेप्ट बहुत उभर नहीं पाया था। हमको जहां तक याद है कि कैंपस में नेवी से सिर्फ लोग आते थे, इंडियन नेवी से लोग आते थे और कुछ लोगों को सिलेक्ट करते थे और अपने यहाँ फिर उनको बाकी के इंटरव्यू के लिए और एग्जामिनेशन के लिए बुलाते थे। लेकिन अब तो ज़माना बदल गया। अब तो बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आते हैं कॉलेजेस में और यहीं सिलेक्ट कर लेते हैं लोगों को। इसलिए कैंपस सिलेक्शन किस इंस्टीट्यूट में कितना होता है, इससे पता चलता है कि बाहर उस इंस्टीट्यूट की कितनी ख्याति है, उस इंस्टीट्यूट का कितना प्रभाव। तो अभी बताया गया कि 70% इसका कैंपस सिलेक्शन हो रहा, तो मैं समझता हूं कि कम है। यहाँ 100% कैंपस सिलेक्शन होना चाहिए, यह लक्ष्य होना चाहिए। अब एनआईटी बन गया है, अच्छा भी हुआ, लेकिन जिस समय हम एनआईटी इसको बनवा रहे थे, उस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सामने नहीं था कि 500 एकड़ जमीन चाहिए। उस समय राज्य सरकार हमारी नहीं थी, हम भी मांग करते कि राज्य सरकार दे इतना।
अब पिछली बार हम आए थे तो ये जमीन की मांग बढ़ती चली जा रही। पिछली बार आए थे तो यहाँ जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसके डायरेक्टर आए हुए थे, चेयरमैन अशोक चंद्रा जी, तो उन्होंने उस समय कहा था 300 एकड़। अब हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं 500 एकड़। पता नहीं 300 एकड़ 500 एकड़ का करेंगे क्या। 300 एकड़ और 500 एकड़ की जरूरत दरअसल होती नहीं, क्योंकि जमीन खाली रहती। और एक बात बिहार के बारे में जान लेना चाहिए कि जमीन यहाँ बहुत नहीं है। यहाँ डेमोग्राफिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ आबादी बहुत घनी और जमीन पर मानव दबाव बहुत ज्यादा है। इसलिए कोई कहे कि हमको 500 एकड़ चाहिए, 1000 एकड़ चाहिए, तो बिहार के कंटेक्स्ट में बहुत सारे सूबे हैं जहां पर जमीन ही जमीन है, आदमी कम है और यहां सारी जमीन उपजाऊ। जमीन बहुत मायने रखती है। तो 300 एकड़ हम तो जो उनके चेयरमैन पिछली बार बोल रहे थे उसी को हम मानते हैं कि 300 एकड़ के बाद जो मांग करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, हमारे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होता। लेकिन हाँ, जब प्रोफेसर सुरेंद्र बाबू ने कहा कि चलिए 300 एकड़ नहीं 100 एकड़ में ही काम चलेगा, तो ये हमको व्यावहारिक बात लग रही है। थोड़ा और डाउन साइज करिए। हम जब, अरे आप लोग तो निकल जाइएगा, दिल्ली में भी मंत्री बन गए। जमीन का कोई बहुत मतलब नहीं होता। जमीन चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, लेबोरेटरी ठीक होना चाहिए, हॉस्टल्स अच्छे होने चाहिए, खेल कूद के मैदान होने चाहिए, सब कुछ ये होना चाहिए। लेकिन अब अनावश्यक 500 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जमीन, अभी बोल रहे हो हॉस्टल नहीं है, वो ठीक है, संख्या बढ़ी है। तो अभी बता रहे हैं डायरेक्टर साहब कि हॉस्टल का इनका बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दोनों का प्रस्ताव इनका मंजूर है, वो बनेगा। अरे एक बोलो तो पता भी चले, एक साथ हल्ला करो। ये सब काम तो मेरा था पहले। अरे तो सीखना ठीक से ना चाहिए, आधा अधूरा थोड़ी सीखना चाहिए। लेकिन जमीन चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी हाल ही में डायरेक्टर साहब हमसे मिले थे तो हमने इनको कहा कि जमीन की दिक्कत है, लेकिन हम विचार कर रहे हैं। और हमने अपने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है कि जमीन आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और जमीन जब आइडेंटिफाई करेंगे तो अच्छा ही जमीन आपको देंगे, घबराइए नहीं। एनआईटी के लिए भी जमीन चाहिए। और मुझे खुशी है, जिसका उल्लेख भी किया गया, पिछले वर्ष हमने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी से मुलाकात की थी और हमने आग्रह किया था कि बिहार में एक आईआईटी भी आना चाहिए। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक पत्र भेजा है जिसमें कहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ और आईआईटी खोलने का विचार है सरकार का। उसमें से एक हम पटना में खोलना चाहते हैं, उसके लिए जमीन दीजिए। जिस दिन पत्र मुझको मिला उसी दिन, मैंने इंतजार नहीं किया, पत्र 1-2 दिन पहले आया होगा, लेकिन स्वाभाविक है डाक जब हमारे यहाँ पुटअप होता है, सामने लाया जाता है, तो डाक जब आया तो हमने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ने के बाद उसी दिन हमने निर्णय लेकर उनको जवाब भेज दिया कि हम आपको जमीन देंगे। और अपनी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से हमने एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया कि वो भारत सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क करेगा। और उनसे हमने अनुरोध कर दिया कि आप अपने विभाग के किसी अधिकारी को मुकर्रर कर दीजिए, ये दोनों बात करते रहेंगे और जल्दी से जल्दी टीम भेजिए। हम कई साइट दिखलाएंगे, जो आपको पसंद आएगा उसके बाद उसको अंतिम रूप से चिन्हित कर लीजिए, और चिन्हित करने के बाद आगे काम होना चाहिए। तो ये काम भी हमने कर दिया। तो जब आईआईटी आने वाला है उसके लिए हमने ये पेशकश कर दी है। और यही नहीं, एनआईएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए हमने आग्रह किया, तो वहाँ कहा गया कि साहब 10 एकड़ जमीन और 29 करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी। दोनों हमने कम्युनिकेट कर दिए। आज से 3 महीना पहले हमने भारत सरकार को लिख 10 एकड़ जमीन और 29 करोड़ रुपया, हमने इसी साल उसका उपबंध भी कर लिया। 29 करोड़ रुपया और 10 एकड़ जमीन अब वहां से आ नहीं रहा है।
हम तो रखे हुए हैं पैसा भी और जमीन भी हमने मीठापुर इलाके में 10 एकड़ एनआईएफटी के लिए तय कर दिया। तो एनआईएफटी के लिए और इस प्रकार से इंस्टीट्यूट्स बने। राज्य सरकार अपने बलबूते पर भी इंस्टीट्यूट्स बना रही है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, उसके लिए भी जमीन चिन्हित कर दिया और इस साल ही 20 करोड़ रुपया उसमें खर्च करने का विचार है। और पढ़ना, यह रिक्शा का प्रोजेक्ट, रिक्शा को बेहतर बना करके ताकि रिक्शा चालक पर भार कम पड़े और उसको जो अभी कमीशन देना पड़ता है रिक्शा मालिक को, देना नहीं पड़ेगा। अखबार भी रखा रहेगा, उसमें पेयजल रहेगा, जो खरीद करके पेयजल पिएंगे उसका भी एक कमीशन रिक्शा वाले को मिलेगा। इस प्रकार का एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया IIM के लोगों ने। वहां से पढ़े हुए विद्यार्थी ने, इरफान नाम है उनका, यही बेगूसराय के रहने वाले हैं, अभी 2 दिन पहले उसको लॉन्च किया। तो वो आए हुए थे, पीयूष सिन्हा भी। तो हमने इन लोगों को कहा कि एक अच्छा डायरेक्टर चयन करने में हमारी मदद कीजिए ताकि काम शुरू हो। तो इंस्टीट्यूशन तो कई हम बनाना चाहते हैं और भारत सरकार से लाना चाहते हैं। NIT हम लोगों के कार्यकाल में जब केंद्र में थे तभी ये मंजूर हो गया। तब 2 बातें आ गई हैं, एक तो इसकी जमीन के लिए, तो हम बाकी इंस्टीट्यूट्स को जमीन देने की बात कर रहे हैं और जिस इंस्टीट्यूट को हमने यहाँ स्थापित कराने में भूमिका निभाई उस इंस्टीट्यूट को जमीन नहीं देंगे, ऐसा सोचने की कोई बात नहीं है। हम भी उपयुक्त जगह की तलाश करें, लेकिन हाँ, जमीन जो काम चलने लायक जितना जमीन हो जाए वो ठीक है। दूसरी बात है, ये बात मुझको स्मरण है, उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आए थे, यह विषय जो लोग रिटायर कर रहे हैं उनके पेंशन का विषय था, ये बात उस समय चर्चा हुई और ये उसी समय हो गया था कि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर हो रही। कभी ऐसा नहीं होता है कि एसेट ट्रांसफर होता है और लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती, दोनों ट्रांसफर हुआ है, पूरे तौर पर ट्रांसफर हुआ। इसलिए जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की लायबिलिटी या पटना विश्वविद्यालय की लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी NIT को उठाना पड़ेगा और ये लायबिलिटी हम इसको नहीं मानते, ये जो फर्ज है आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी हमने जब मालूम हुआ, अभी तत्काल मालूम हुआ, तो हमने अपने शिक्षा सचिव को कहा है कि तुरंत पत्र लिखें, भारत सरकार में भी लिखें, इनको भी लिखकर भेजें और पटना यूनिवर्सिटी से भी पत्र आएगा। और इसके लिए हम चाहेंगे कि भारत सरकार इस दायित्व को निभाए, लेकिन अगर भारत सरकार अपने दायित्व को निभाने से पीछे हटेगी तो हमारे जो रिटायर्ड टीचर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, कोई भी हैं, उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है वो बेनिफिट्स न मिले, ये तो अन्याय होगा। इसके लिए अगर हमें भी कोई कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे, इतना हम आपको कहना चाहते हैं। लेकिन पहला प्रयास यही होगा कि NIT इस लायबिलिटी को निभाए और इसके लिए जो कुछ भी हम लोगों को प्रोसेसिंग करनी होगी, जो कुछ भी लिखना होगा वो हम लिखेंगे। बिहार तो डिजास्टर प्रोन है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हर साल बाढ़ आती है और जहाँ तक सिस्मिक जोन का सवाल है, ये बहुत ही डेंजरस जोन में है। जोन 4 और 5 में बिहार पड़ता है और आपको मालूम होगा कि जब से हमने सरकार बनाई है तब से एक नहीं अनेक बार हम लोगों को आगाह करते रहे। आपको मालूम होगा, मैं भारत सरकार में कृषि मंत्री भी था और जिन दिनों मैं कृषि मंत्री था उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट कृषि मंत्रालय के साथ था। ये तो भुज का जो अर्थक्वेक हुआ उसके बाद एक निर्णय हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, काफ़ी दिल्ली में भी चर्चा हुई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की, और डिजास्टर मैनेजमेंट का काम गृह मंत्रालय में गया, ट्रांसफर हुआ। लेकिन हमने कई डिजास्टर देखे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुझको कई इलाकों का जहां भयंकर इस प्रकार की बर्बादी हुई थी उसको दौरा करने का मौका मिला है, उसका आकलन करने का मौका मिला है और संसद में भारत सरकार की तरफ से वक्तव्य देने और सवालों के उत्तर देने का अवसर मिला है। और उन्होंने मुझको जानकारी दी थी कि अगर 6.7 रिक्टर स्केल पर भूकंप आएगा बिहार में और पटना में, तो उन्होंने कहा कि पटना में कम से कम 5 लाख लोग मरेंगे। आप लोग बताइएगा मुझको, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, 5 लाख लोग मरेंगे। और भूकंप में मरते कैसे? मलबे में दबकर मरते हैं और भगदड़ जो मचती है उसमें मरते हैं, अपने आप भूकंप से नहीं मरते।
भूकंप का जो प्रभाव पैदा होता है, मकानें गिरती हैं और लोग जो भागते हैं जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर जो सवार होते हैं, तो उन सब परिस्थितियों में मौतें होती और नुकसान होता है। तो अगर बिहार में भूकंप आया 6.7 रिक्टर स्केल का, तो पूरा पटना कंक्रीट का जंगल बन चुका है। आप कभी ऊपर से देखिए इसको, नीचे से पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोगों को हवा मार्ग से यात्रा करने का मौका मिलता है तो हम देखते हैं बराबर, और किस प्रकार से पटना कंक्रीट का जंगल बन गया। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी भी नहीं आई है, वह भी समस्या है, लेकिन जो नए मकान बनाए जाएं वो भूकंप रोधी तकनीक पर आधारित बनाए जाएं, यह तो करना ही पड़ेगा और ये होना ही चाहिए, वरना हम अपने आप को मौत के हवाले कर रहे हैं, अकाल मौत के हवाले। इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग और पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आपको मालूम नहीं है, हमारे यहाँ निरंतर ये काम चल रहा है। हम अपने सरकारी कर्मचारियों को नीचे से लेकर ऊपर तक ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम स्कूलों में बताएंगे, कॉलेज में बताएंगे, हर जगह लोगों को बताएंगे, नागरिकों को बताएंगे, और ये काम हमारा शुरू हुआ। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो भारत सरकार की है, उसके उपाध्यक्ष आए जनरल विज, वो भारतीय सेना के प्रधान रह चुके हैं, जनरल विज आए, उनके साथ जब बातचीत हुई तो जनरल विज के सामने हमने और पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के सामने हमने प्रस्ताव रखा, 2 प्रस्ताव रखा। 8 बटालियन बन रहा है भारत सरकार की तरफ से, वो लोकेटेड होंगे विभिन्न स्थानों पर, एक बटालियन जो क्विक रिस्पांस टीम का काम करेगी। डिजास्टर में सबसे बड़ी चीज होती है, या किसी भी एक्सीडेंट में कोई बड़ी चीज होती है, वो होता है रिस्पांस टाइम। आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते, रिस्पांस टाइम जितना कम हुआ उतना ही उसका प्रभाव घटे, आप लोगों को राहत जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो ये जो बटालियन रेज किया जा रहा है, 8 बटालियन पूरे देश में, तो हमने मांग की थी कि 1 बटालियन आप पटना में रखिए। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब पूरी बातचीत हुई तो हमने 2 मांग रखी। कहा था 1 बटालियन, और दूसरा कहा था कुछ इंस्टीट्यूट बनाए जाने भारत सरकार की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट पर। तो हमने कहा कि एक इंस्टीट्यूट जो ज्यादा फ्लड पर काम करने वाला इंस्टीट्यूट हो, वो बिहार में मिलना चाहिए। खबर बनती है बर्बादी की, लेकिन मैं यहां इसलिए, चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी आपने यहां एक विषय रखा है, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। और ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 2 मांग रखी थी, दोनों मांग को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्वीकार किया। और अभी हाल ही में पत्र आया जनरल विज का कि हम 1 बटालियन रखना चाहते हैं, आप उसके लिए जगह दीजिए, और हमने उनको कम्युनिकेट कर दिया। हम उनको जगह भी देंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए भी जगह देंगे, ताकि ये सब इंस्टीट्यूट्स आएं और यहाँ पर ये हमारे पास रिसोर्सेज हों। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईटी है, यहाँ इसकी चर्चा अच्छा किया आपने, विषय रखा, तो एनआईटी में भी इसके लिए डेटा बैंक बनाना चाहिए। किस किस प्रकार के डिजास्टर हैं, उसको टैकल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे। अब अभी बाढ़ की बात होती है, तो बाढ़ में फोरकास्ट के लिए यहां हम लोगों के बहुत प्रयत्न करने के बाद फोरकास्ट का सेंटर बनाना तय हो गया। अभी कुछ दिन पहले हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब यहां पर इक्विपमेंट लगेंगे, इक्विपमेंट को यहां मंगा सकता है, कैसे हम जल्दी से जल्दी लाएंगे। तो हर चीज के लिए निरंतर तैयारी सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है। तो मैं समझता हूं कि एनआईटी ये काम करेगा। कई प्रकार के इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे यहाँ, कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन होने वाला है, और पुनर्गठन करके हम विभिन्न प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाएंगे, जनरेशन और ट्रांसमिशन की कंपनी बनाएंगे, सबके ऊपर एक शीर्ष कंपनी होगी जो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो आज का रोल है उसको अदा करेगी। तो कई काम होने हैं। एक बात और ये समस्या आई है, अब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली इसलिए होती है कि रेगुलर बहाली में समय लग सकता है, और जब तक कि रेगुलर बहाली नहीं हो जाती है उस दरमियान के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होती है। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली इसलिए होती है कि काम में बाधा न हो, और कॉन्ट्रैक्ट की बहाली का मतलब ये कतई नहीं है कि यही स्थायी व्यवस्था है। स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं पालना चाहिए। अब यहाँ अफजल बैठे, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन का नेता भी है। हम पिछले साल इनसे बातचीत किए, हम इस फिराक में थे
कि भाई इंजीनियरों की बहाली का कोई और तरीका निकाला जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्शन में स्वाभाविक है समय लगेगा और लगना भी चाहिए। उस समय को आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट निकलेगा, उसकी परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, ये सब कुछ होगा, तो इसमें तो समय लगेगा। तो हमने कहा कि कोई और प्रक्रिया हो सकती है क्या कर रही इस वित्तीय वर्ष में सड़क पर और पुल पर। और ये 3000 करोड़ रुपया में नेशनल हाईवे नहीं शामिल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शामिल नहीं है। जो राज्य को करना है उसकी बात हम कर रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर जब काम होना है तो इंजीनियर के बिना संभव नहीं है। तो इंजीनियर्स की जरूरत है और इंजीनियर का रिक्रूटमेंट भी होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में भी होना चाहिए। और हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पर वाला दिमाग में जो बात आई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली किसके दिमाग की उपज है, ये सब जो प्रश्न वो पूछ रहे थे, अब बता लीजिए बिहार का कैसे काम चलता रहा होगा। ये एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इसको नहीं मालूम है। जो गवर्नमेंट का सिस्टम कोलैप्स किया, इसके बारे में कभी सोचा? सरकार की नौकरी में है तो इसके बारे में कभी सोचना चाहिए। तो उस सिस्टम को फिर से पटरी पर लाने का एक प्रयत्न हो रहा है और उस प्रयत्न में जो समय लगता है तो उस दरमियान तात्कालिक तौर पर भी कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। उन्हीं कदमों में से एक है ठेके पर कुछ दिनों के लिए बहाली। ठेके का मतलब है ठेके का जैसे अनुबंध होता है वैसे इस बहाली का अनुबंध है कि आप 11 महीने के लिए 8 महीने के लिए की योजना पर काम करना चाहते हैं। तो अगर वो काम करना चाहते हैं तो हजारों करोड़ रुपया प्लान में हम प्रोवाइड करेंगे। हम सिर्फ केंद्र के भरोसे बैठे नहीं रहेंगे, राज्य की योजना से पैसा निकालेंगे। तो ये सब काम होगा तो इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी और जितने इंजीनियर की जरूरत है उतने निकल कहां रहे। इसलिए और इंस्टीट्यूट्स की जरूरत पड़ेगी, एनआईटी की नहीं। अभी 4 तो सरकार स्थिति में अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हो तो और ज्यादा प्रतिभाओं को भरने का अवसर मिल सकेगा। इसलिए एनआईटी का विकास, एनआईटी के प्रसार में जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी देंगे। और ये तो मेरी व्यक्तिगत दिलचस्पी का विषय है, यह तो व्यक्तिगत दिलचस्पी का विषय है। अगर किसी को एनआईटी बनाने में हम लोगों ने भूमिका निभाई तो एनआईटी को और ज्यादा बेहतर बनाने में, और एनआईटी का तो टारगेट होना चाहिए एनआईटी पटना दूसरे एनआईटी को पीछे छोड़ करके रिसर्च के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी देगा। ऊंचा सोचना चाहिए। एनआईटी पटना को कुछ सॉल्यूशन पेश करना चाहिए अपने काम के जरिए ताकि देश भर में इसकी प्रतिष्ठा हो सके। तो इस अवसर पर बहुत पुराने चेहरे भी हैं। हम पढ़े इंजीनियरिंग कॉलेज से, लेकिन कभी भी हम लोगों के मन में ये बात नहीं आई क्लास डिस्टिंक्शन। देखो वो सामने बैठे हुए भीम सिंह, ये भी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, एमएलसी। आजकल हमको छोड़ के कहीं और हैं, ये बात अलग है, लेकिन हम एक उदाहरण के तौर पर हम दे रहे हैं भीम सिंह को। देख लीजिए दूसरे आदमी बहुत तरक्की करेंगे, बहुत संभावनाएं, लेकिन ये क्लास इंटरेस्ट नहीं डेवलप करना चाहिए। प्रशासनिक चीजों को उसी पर, इसको कोई स्टूडेंट का विषय नहीं, ये छात्र का विषय नहीं। छात्र के लिए बुनियादी चीज है कि छात्र के लिए अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छा परिवेश होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए और परिवेश में कैंटीन भी है। तो ये सब एनआईटी के डायरेक्टर बता रहे हैं कि इनके पास कई चीजों के लिए पैसा मिला हुआ है और जिस बात का आप उल्लेख कर रहे थे उस बात के लिए समुचित निर्देश दिया गया है। और उसके 2 पक्ष होते हैं, किसी भी चीज का 2 पक्ष होता है और सरकार को हमेशा एक जो उसका मानवीय पक्ष है उसको देखकर कोई काम करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए हम काम करेंगे। और ये मालूम नहीं है कि कानून का डंडा सब पर चल रहा, बड़े बड़े लोगों पर भी कानून का डंडा चल रहा और एक भाव से चल रहा। और हमारा तो मकसद ही है कानून का राज स्थापित करना। कभी किसी को सूट करता है, कभी किसी को बुरा लगता है, लेकिन हम तो एक रास्ते पर कायम हैं। इसलिए आपसे भी यही कहेंगे, लेकिन आपसे जो कमजोर है, आपसे जो गरीब है, उसके बारे में हमेशा जरूर थोड़ा बहुत सोचा कीजिएगा। तो इससे आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा।
और आज अगर हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो इससे हमारे काम से कोई कभी आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता है, कभी कोई चिढ़ाता नहीं है कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज में पढ़ा हुआ एक आदमी देखो कितना बड़ा उल्लू साबित हुआ। ऐसा कोई नहीं कहेगा। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जो अच्छा हो और चलते कभी वो बुरा न महसूस करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और अब बड़ा अच्छा हो गया है, अब BC ओल्ड बॉयज मीट जो NIT एल्यूमिनाई मीट के नाम से जाना जा रहा है, अब इसके आयोजन में संतोष बाबू को खर्चा करना पड़ता है, ट्रेजरर साहब को।